दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड लॉज ऑफ मोशन सीरीज़ का आज हमारा 4th एपिसोड है। अभी तक लास्ट जो 3 एपिसोड थे उनमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ तक हमने चीज़ों को पढ़ लिया है। तो लास्ट एपिसोड में आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा न्यूटन सेकंड लॉ पे। तो हमने देखा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन सबका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं एफ नेट। तो जो एफ नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ से समझ आया। दूसरा, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो इसी चीज को आप लिख सकते हो कि एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो समहाउ कनेक्टेड है इस रिलेशन से। ठीक है, अगर आपको एफ नेट पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप एफ नेट के बारे में कमेंट कर सकते हो। और एफ नेट कैसे निकालना है? ये सबका रिजल्टेंट फोर्स है, इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उन सबका वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आपके पास रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा और उसी से फिर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जिधर मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन भी निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है वो उसी सेकंड लॉ पे रहेगा और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो हमने देखा कि एफ जो होता है या एफ नेट जो होता है दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे मास मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें, प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें? प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको एक नई चीज को समझना पड़ेगा, एंड वो क्या है? वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को जरा समझते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, अब ये आपको थोड़ा बनाना सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आप देखिएगा कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में भी अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो आप इजीली प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जिस भी बॉडी के ऊपर आप लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हो या न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हो, आप उस बॉडी को आइसोलेट कर दो पहले, और आइसोलेट करके आप ये देखो कि उस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को दिखा दो और उन सब का क्या निकाल लो? रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। वो क्या होगा? वो होगा उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी की एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो। मतलब जिस भी बॉडी के ऊपर हम लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं या जिस भी बॉडी को हमें अंडर स्टडी है, जो भी बॉडी जिसके ऊपर हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो आप उस बॉडी का एक अलग से उसको आइसोलेट करके उसका डायग्राम बना लो। तो डायग्राम कैसे बनाएं? आप बॉडी को यूं का यूं भी दिखा सकते हो, जिस तरह की बॉडी है उसको वैसे का वैसे दिखा दो, या उसको एक पॉइंट से भी दिखा सकते हो। ठीक है, उसको एक पार्टिकल से भी दिखा सकते हो। हालांकि ये पार्टिकल से दिखाने वाला जो तरीका नहीं, आगे चल के हम बदल देंगे, क्योंकि कई बार ये वैलिड होता है, कई बार ये वैलिड नहीं होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, सोचिए मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है। सोचिए ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे पास कोई ब्लॉक है। तो ये अपने आप में एक फ्री बॉडी डायग्राम है। इसके लिए अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, F1, F2, F3 एंड F4। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने सराउंडिंग जो थी, जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, वो नहीं दिखाई, हमने सिर्फ ब्लॉक को दिखाया है। तो ब्लॉक अपने आप में क्या बन गया बताओ? ये जो डायग्राम अपने आप में बना है, ये डायग्राम अपने आप में फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें हमने ब्लॉक को आइसोलेट कर रखा है और इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हमने दिखा रखा है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि हमें इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, एफ नेट निकालना है, और वो किसके बराबर होगा? वो इस ब्लॉक का मास होगा इनटू उसकी ब्लॉक की क्या एक्सेलरेशन आएगी उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। ये अपने आप में फ्री बॉडी डायग्राम है, क्योंकि हमने सराउंडिंग में जो सिस्टम है, जो इसके ऊपर ये वाले फोर्स एक्ट कर रहा है, वो तो हमने दिखाया ही नहीं, हमने तो केवल ब्लॉक को ही दिखाया। आप इस ब्लॉक को एक पॉइंट से भी दिखा सकते हो, और इस पॉइंट से आप ये जो फोर्सेस हैं इनको आप यूं का यूं दिखा सकते हो। इधर मेरा F3 था, हमने F3 दिखा दिया। इधर मेरा F2 था, हमने यहाँ पे F2 दिखा दिया। ठीक है, और हमारे यहाँ पे F1 था तो हमने यहाँ पे F1 दिखा दिया। ठीक है, और इधर मेरा F4 था, वो हमने F4 इधर दिखा दिया। मतलब जो डायरेक्शन यहाँ पे थी वही डायरेक्शन हमने यहाँ पे पॉइंट पे, इस ब्लॉक को पूरा पॉइंट बना के और इस तरह से दिखा दिया। हालांकि ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है, आगे चल के आप देखिएगा कि इनकी जो लोकेशन है, कहां पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप जो फोर्सेस दिखा रहे हो वो इसको एक पार्टिकल मान के और फिर आप उनको दिखा रहे हो। तो वो टेक्निक को हम चेंज करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा कर सकते हो।
आगे चल के इसको हम बदलेंगे। तो पहले से ही आप ध्यान रख सकते हो, पहले से ही आप ये काम मत करो, इस तरह से मत दिखाओ, क्योंकि कई सारी बुक्स में ना ऐसे भी पार्टिकल मान के भी उसको दिखाया जाता है और वहां पे सारे फोर्सेस को दिखा के फिर रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो ऐसा करके आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे बॉडी यूनिफॉर्म नहीं होती, बॉडी का मास जो है वो अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, यहाँ इस रीजन में ज़्यादा हैवी होगी, इस रीजन में कम हैवी होगी, इस रीजन में ज़्यादा हैवी होगी। तो उस केस में जो फोर्सेस की जो लोकेशन है वो बड़ी मैटर करेगी, ठीक है। तो इसलिए आप ब्लॉक को ब्लॉक की तरह ही दिखा दो, ऐसे का ऐसे ही दिखा दो, और उस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सबको दिखा दो, उन सबका फिर रिजल्टेंट निकाल लो। लेकिन अब आप बोलोगे सर रिजल्टेंट कैसे निकाले? रिजल्टेंट निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए तो आपको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। एक तरफ x डायरेक्शन है और एक तरफ मेरी y डायरेक्शन है। सोचिए 2D में दिखा रहा हूं मैं, तो एक तरफ x कैप ले लो, एक तरफ y कैप ले लो, ठीक है। तो आप हर फोर्स को क्या कर लो, ऐसे रिजोल्व कर लो, हर फोर्स का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकाल लो। खासकर जैसे F3 और F4 है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी x की तरफ है, ये नेगेटिव y की तरफ है। बट जो F3 है, ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट निकाल लो, एक इधर x की तरफ और एक y की तरफ। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो सबके हमने x एंड y कंपोनेंट निकाल लिए। अब जो रिजल्टेंट x कंपोनेंट आएगा वो कैसे निकालोगे? सबके x कंपोनेंट को ऐड कर दो भाई। इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है वो, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला, इन सबको नेट निकाल लो, वो रिजल्टेंट x की तरफ फोर्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप y की तरफ फोर्स निकालना हो तो आप जो इन सबके y कंपोनेंट है उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। इस तरह से आपको रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का y की तरफ। तो आप नेट फोर्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक रेफरेंस फ्रेम सेट करनी होगी, और ये जो रेफरेंस फ्रेम होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, ये आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होनी चाहिए, तभी आप इस लॉ को लगा पाओगे, ठीक है भाई। अगर आपने ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ले लिया तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर आपको सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन, खासकर सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो खैर, मैंने आपको बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम जिस भी बॉडी के ऊपर लॉ लगा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, उस बॉडी को पहले हम क्या करेंगे बताइए? पहले हम आइसोलेट कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस को दिखा देंगे। उन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए अब जरा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो उससे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने बनाए हैं, तो उन सबको एक बार जरा सोल्व करते हैं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास सोचिए एक बॉल है, ऐसा कोई बॉल मान लो, और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, ये F3 है, ये F4 है। ऐसे मेरे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और आपको F1, F2, F3, F4 की वैल्यू दे रखी है, और इस बॉल का एक अपना मास भी है। मास आपको दे रखा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इसका मास है, और आपको ये फोर्सेस दे रखे हैं। अब ये फोर्सेस क्या है सुनिए। F1 की वैल्यू दे रखी है, आपको कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, I कैप, J कैप एंड K कैप। ये कोई फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है मेरे पास। तो इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपने इनको फोर्सेस की डायरेक्शंस को डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो F1 की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, दैट इज सोचिए 2I1 प्लस 10J1 प्लस 4K1 न्यूटन। ये आपका जो है F1 फोर्स दे रखा है। ऐसे ही आपका F2 फोर्स है, और F2 की वैल्यू है 10I कैप माइनस 4J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन। और ऐसे ही मेरे पास F3 फोर्स है, दैट इज इक्वल टू माइनस 5I कैप प्लस 4J कैप माइनस 10K कैप। एंड आपका F4, एक और फोर्स है F4, दैट इज इक्वल टू 3J कैप माइनस 5K कैप। ये आपको F4 दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बॉल की एक्सेलरेशन क्या आएगी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। बॉल की एक्सेलरेशन आपको बतानी है, तो ये तो बहुत आसान है भाई। आपको 4 फोर्स दे रखे हैं और उनकी डायरेक्शन भी दे रखी है, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी वेक्टर की फॉर्म में दे रखे हैं आपको ना।
तो ये तो बहुत आसान है भाई, और आपने वेक्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप क्या करोगे, जो एफ नेट निकालोगे सबसे पहले। तो एफ नेट क्या होगा बताओ जरा, एफ नेट इन सब का सम होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ नेट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबको जोड़ दो भाई। तो सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आई कैप कंपोनेंट पहले जोड़िए, 12 यहाँ पे, 12 और 3 नहीं, इसमें तो आई कैप कंपोनेंट है ही नहीं, खैर ये जे कैप कंपोनेंट है ना। तो टोटल आई कैप कंपोनेंट 12 तो पॉजिटिव होगा, -5 नेगेटिव होगा, तो टोटल करोगे तो क्या बन जाएगा 7 आई कैप। अब आइए जे कैप में देखिए 10 है, ये -4 है, ये +4 है, और ये 3 है। तो जरा देखिए -4j एंड +4j ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10j है पॉजिटिव और यहाँ पे 3j है पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 13j कैप, ठीक है। ये मेरा जे कैप वाला कंपोनेंट हो गया। अब आइए के कैप वाला, तो के कैप में 4 ये है, 6 ये है, तो ये 4 और 6 10, और ये -10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -5 के कैप, तो -5 के कैप आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया, एंड नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है मेरा 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ए विल बी इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 13 जे कैप -5 के कैप। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी दोस्तों। आप बोलोगे सर इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये अपने आप में फ्री बॉडी डायग्राम है, ये तो खुद ही अपने आप में फ्री बॉडी डायग्राम है। अपने आप में एक सिंगल ब्लॉक दिखा रखा है और उसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारे दिखा रखे हैं, और उन सब की वैल्यूज भी दे रखी है। तो आप नेट निकाल के और उससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आसान कहानी थी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, और वो जो ब्लॉक है वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, और ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब ये फ्रिक्शन को समझिए भाई, फ्रिक्शन आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको। फ्रिक्शन से एक अलग से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, तो फिलहाल हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन को आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो कांटेक्ट है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हालांकि ऐसा सरफेस रियल वर्ल्ड में बहुत ही टफ होता है अचीव करना, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो सरफेस है, मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास कोई 2 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है इधर, और कितना फोर्स है वो है 10T न्यूटन, इतना फोर्स मैं लगा रहा हूं, ठीक है, 10T न्यूटन। फाइंड, और यहां पे इसकी पोजीशन 0 है भाई, यहां पे इसकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो 0 है। फाइंड पोजीशन, केवल 1 डायमेंशन में फोर्स लग रहा है, केवल इस तरफ फोर्स लग रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन में मान लो आप इसको, केवल एक्स कंपोनेंट है। फाइंड पोजीशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकंड के बाद यहां पे तो पोजीशन s इक्वल टू 0 है, ये कितनी कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, या कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कितना ये डिस्प्लेस होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। कैसे कैलकुलेट करोगे जरा देखिए। तो हमारे पास फोर्स दे रखा है कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आई कैप डायरेक्शन आप कह सकते हो कि फोर्स मेरा आई कैप की तरफ है। कितना है फोर्स मेरा 10T, सो 10T अपॉन 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरे पास। और क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मान रहा हूं, सोचिए एक्स कैप ले लेता हूं ये, तो इसको मैं आई कैप लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगी उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 5T आएगा, और वो आई कैप की तरफ होगा, ये उसकी डायरेक्शन है आई कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन खैर फिलहाल एक ही तरफ है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस आई कैप को ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि आप मोशन केवल 1D में ही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिए। नेट फोर्स हमारे पास एक ही है बस इसके अंदर। तो आप बोलोगे क्यों सर, ग्रेविटी की वजह से भी तो फोर्स है, बिल्कुल है ग्रेविटी की वजह से फोर्स, बट आप सोचिए वाई डायरेक्शन में तो इसका मोशन ही नहीं है ना, तो इसलिए हम वाई कंपोनेंट में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, हमें मोशन केवल एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो आप बोलोगे लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में तो वाई डायरेक्शन में भी तो फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे ना, आइडियली तो दिखाने पड़ेंगे, बट क्योंकि हम जानते हैं कि उधर मोशन हो ही नहीं रहा है, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स को
आप जीरो कह सकते हो कि नेट फोर्स जीरो होगा, उसमें एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में जीरो है। आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कहां हो रहा है? यहां पे तो mg फोर्स लग रहा है। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि ये mg फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा, ये mg फोर्स से जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg फोर्स, तो जो सरफेस है वो वापस इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, वापस एक और फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। आगे चल के इसको हम पढ़ेंगे भाई। और ये नॉर्मल फोर्स इसी mg के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरी क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए y डायरेक्शन में नेट फोर्स भी मेरा जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जितना mg इसको नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इसका मतलब इसको ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी तो इसकी एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में जीरो आएगी। तो इसलिए हम y डायरेक्शन में इसको नहीं देख रहे हैं, हम केवल x डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करोगे बताओ? आप x की तरफ नेट फोर्स देख लो, x की तरफ तो केवल एक ही फोर्स है भाई, वो ये है। उससे हमारे पास क्या आ गई? उसको मास से डिवाइड करके हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, तो ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई है। अब इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? 2 सेकंड के बाद हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, या इसकी लोकेशन या इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आप यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे बताओ जरा? आप लिखोगे 5t = dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और क्योंकि आई कैप है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी भी क्या आएगी? फिर उधर ही आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आप जरा देखिए यहां से वेलोसिटी जो बनेगी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो दे रखी है, तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी को निकालूंगा तो वेलोसिटी जो आएगी वो भी टाइम का फंक्शन आएगी, वो आएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस इस dt को इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर t तक। आप जानते हो यहां से, आप जरा देखो ध्यान से, ये बनेगा dvt, इसको vt लिख लो भाई, dvt = 5t dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो ना, तो यहां पे तो टाइम 0 से लेकर t तक जाएगा, और यहां पे t = 0 पे v 0 है, और t = t पे वेलोसिटी मेरी vt हो जाएगी भाई। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये ऑलरेडी मैं मैथमेटिकल फाउंडेशन में समझा चुका हूं भाई कैसे इसको लिखते हैं। तो यहां से vt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v0 प्लस ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5t²/2, ये बन जाएगा दोस्तों। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी आ जाएगी। और आप जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसको तो खत्म कर दो, तो किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी निकलेगी दोस्तों वो आएगी 5t²/2, और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो और ये क्या हो जाएगा? आई कैप, ठीक है भाई, ये आई कैप डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा। तो आपको तो t = 2 पे पूछा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पूछी आपसे। आपसे क्या पूछा है बताओ? आपसे तो पोजीशन पूछी है। तो फर्दर इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको आपको लिखना पड़ेगा ds/dt, ठीक है। तो यहां से अगर फर्दर इसको डिफरेंशिएशन वाली रिलेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां से st जो निकालोगे, t टाइम पे जो पोजीशन आएगी वो आएगी इनिशियल पोजीशन, प्लस इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t, सेम वही dt को इधर लाओगे तो सेम वही प्रोसेस है भाई, ये आपको ऑलरेडी आप जानते होगे। तो 5/2 और t² का इंटीग्रेशन बनेगा t³ / 3, ये आ जाएगा दोस्तों। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? फाइनल पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या बनेगी t टाइम पे? दैट विल बी इक्वल टू 5/6 t³, ये आएगा दोस्तों। ये मेरी फाइनल पोजीशन आएगी। और क्योंकि आप वेक्टर की फॉर्म में निकाल रहे हो तो वेक्टर में लिखना है, तो इसको इधर कर दो और इसको आई कैप लिख दो। तो आप बताओ आई कैप डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगी? अगर आप इसको लिखोगे और t = 2 पे बताना है तो ये बन जाएगा 5 × 8/6, ठीक है। तो 40/6 बन जाएगा। इसका मतलब 2 सेकंड में यहां पे पहुंच जाएगा, 40/6 मीटर पे पहुंच जाएगा आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2 सेकंड में इसकी क्या पोजीशन आएगी। तो 40/6, यहां से आप t की वैल्यू 2 पुट कर दो भाई, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हम न्यूटन्स लॉ को लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ को यहां पे अप्लाई करेंगे। और जरा देखें, और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। थोड़े और क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हुए हैं अच्छे, मैं उनको भी ले लेता हूं भाई। सुनिए क्या क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ लॉन्च कर रहा हूं, और वो लॉन्च कर रहा हूं 40 मीटर/सेकंड से, ठीक है। बॉल को मैं ऊपर की तरफ लॉन्च कर रहा हूं 40 मीटर/सेकंड से, और यहां पे एयर ड्रैग भी है। एयर ड्रैग कितना है? एयर ड्रैग है भाई मेरे पास 5v²।
ड्रैग फोर्स लग रहा है, मतलब ड्रैग फोर्स का मतलब जिधर मेरी वेलोसिटी होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये 5v²। ये मेरा ड्रैग फोर्स है भाई वेलोसिटी के, या 5v लिख लो चलो, ठीक है, v² लिखना है v² लिख लो भाई, या v लिखना है v लिख लो, कुछ भी, मतलब मैं एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो सोचिए वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल ड्रैग लग रहा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अपोज करेगा मोशन को, ठीक है। ये ड्रैग फोर्स है, एयर ड्रैग फोर्स, ठीक है। ओके, अब आपको बताना है कि भाई ये जो है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा और कितने टाइम में जाएगा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। दूसरा आपको बताना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये दो चीजें जो है ये आपको सोल्व करनी है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसका मास आपको दे रखा है, मास ऑफ दिस बॉल इज 1 किलोग्राम, लेट्स से 1 किलोग्राम का मास है, सिंपल लेके चल रहा हूं भाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट ये कितनी अटेन करेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बड़ा आसान है। अगर मैं इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस दिखाऊं बॉल के ऊपर, तो एक तो इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड मोशन जब है, तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, अगर मैं अपवर्ड मोशन की बात करूं तो अपवर्ड मोशन में एक तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान रखना मोशन इसका ऊपर की तरफ है, इस तरफ है मोशन, तो फोर्स एक तो mg डाउनवर्ड लग रहा है और एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ ही, नीचे की तरफ ही एक fd और फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स। तो दोनों ही फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। कितनी आएगी एक्सेलरेशन, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स इसके ऊपर आएगा mg प्लस ड्रैग फोर्स इज 5v, ये मेरे पास ड्रैग फोर्स है और m की वैल्यू मेरे पास 1 ही है, तो ये मेरे पास नेट फोर्स है और ये डाउनवर्ड है। तो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो a आ गया मेरे पास, a की वैल्यू क्या आ गई, g प्लस, g की वैल्यू 9.81 रख देता हूं भाई, 9.81 प्लस 5v, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब माइनस वाई कैप की तरफ है एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। अब सुनिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है भाई, ये ध्यान देना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जरूर है बट ये कांस्टेंट नहीं है। हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि ये कितनी टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है भाई। तो ये कैसे निकालेंगे जरा देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करें। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है dv/dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, आप इस तरह से लिख सकते हो। आप यहां पे वो वाले फॉर्मूले नहीं लगाओगे v इज इक्वल टू u प्लस at या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो तो तब लगते हैं जब एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट रहे, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं dv अपॉन, इसको नीचे ले आता हूं, 5v प्लस 9.81 इज इक्वल टू dt, आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, और आप इंटीग्रेट कर सकते हो बोथ साइड। तो टाइम मान लीजिए मेरा 0 से लेकर t तक ले रहा हूं, और यहां पे वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी कर रही है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर, 40 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी है मेरी, और फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है 0। तो इसका मतलब 40 से 0 तक जाऊंगा, सही है भाई, एक बार जरा देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ आया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, जो मेरी वेलोसिटी है ये मेरी ऊपर की तरफ है वेलोसिटी, ध्यान देना, और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, ये जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ये ध्यान देना भाई, ठीक है। और वेलोसिटी मेरी ऊपर की तरफ आएगी यहां से। तो चलिए जरा देखते हैं भाई क्या इससे रिजल्ट निकल के आता है। तो ये 40 से 0 पे जा रही है, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना भाई, ठीक है। तो 40 से 0 आएगा, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, 0 से लेकर t टाइम में मान लीजिए वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है, तो 0 से t इधर कर दो और इधर 40 से 0 कर दो। तो आप क्या करोगे बताओ जरा, यहां से 5 कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 1/5, ये मेरे पास कॉमन आ गया, और 40 से हम लोग 0 पे गए हैं, और यहां पे क्या आ गया dv डिवाइड बाई v प्लस 9.81 डिवाइड बाई 5 कर दो, तो 1.96 समथिंग कुछ ऐसा कुछ बनेगा। इसको नीचे 5 लोगे ना, तो देख लो भाई, एक तो यहाँ पे 1 पे जाएगा 4,
5 9 45, 3 5 6 30 और मेरे ख्याल से ठीक है भाई, ये आएगा, ठीक है। और 5 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू इधर t आ गया। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों तो ये बन जाएगा 1/5 ln v प्लस 1.962 और लिमिट कहां से कहां तक है, 40 से 0 तक, और इधर है मेरा t। तो अब यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1/5 क्या बन जाएगा दोस्तों, ln बोलिए 1.962, तो ये आ गया मेरे पास, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 41.962, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू t, ये आ जाएगा। तो अब आप ये वैल्यू मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो t नेगेटिव आ गया, ये t नेगेटिव क्यों आया है, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए था। असल में नेगेटिव इसलिए आया है बिकॉज आपने एक माइनस साइन छोड़ दिए हो, डाउनवर्ड ले रहे हो तो एक्सेलेरेशन को नेगेटिव लो भाई, मेरी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है क्योंकि y डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि v मेरा पॉजिटिव है ना, देखो v मेरा पॉजिटिव है, जो एक्सेलेरेशन है वो मेरी नेगेटिव आएगी, आप समझ रहे हो। तो dv/dt की वैल्यू नेगेटिव के बराबर लिखो भाई, dv/dt जो आएगा ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी का जो बदलाव हो रहा है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी मेरी कम हो रही है। तो एक माइनस साइन यहां पे भी नजर आएगा आपको, ठीक है, एक माइनस साइन यहां पे भी आएगा, माइनस साइन यहां बाहर भी रहेगा, ठीक है, माइनस साइन यहां बाहर भी रहेगा और एक माइनस यहां पे बाहर आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, t विल बी इक्वल टू टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 ln के अंदर क्या हो जाएगा 41.962 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड बाई 1.962। इस तरह से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मैं जरा कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। तो बन जाएगा 1/5 और ln के अंदर क्या है, ln में है 41.962 डिवाइड बाई 1.962। तो एक बार आप मेरी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें, 0.612 सेकेंड, इतने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। अगर ड्रैग फोर्स ना होता, अगर ये ड्रैग फोर्स ना होता तो फिर कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता बताओ। तब तो बड़ा आसान था, तब तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी इसकी डाउनवर्ड g, ये वाली एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, और उस केस में मैक्सिमम हाइट पहुंचने का जो टाइम निकालोगे तो बहुत आसान है, v = u + at से निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वहां पे 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी है 40 - 80 9.81 × t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 40/9.81, ठीक है भाई। तो यहां से अगर आप निकालते तो कितना आंसर आता, 40 डिवाइड बाई 9.81, तो इससे जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 4.08 सेकेंड। ये मेरे पास जो है वो टाइम लगा है मैक्सिमम हाइट अटेन करने में। अगर ये बॉल जो है, अगर ये बॉल जो है ये आपकी एयर ड्रैग अगर ना होता तो ठीक है, लेकिन अगर एयर ड्रैग है तो देखो इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा ये mg प्लस ड्रैग फोर्स, और m की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू मेरी 1 किलोग्राम है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरे पास g + 5v, और एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड है तो मैंने माइनस ले लिया क्योंकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले रहा हूं, तो मेरा dv/dt नेगेटिव आएगा दोस्तों। एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव है, -9.81 + 5v। तो अब मैंने क्या किया, इस v वाले कंपोनेंट को नीचे ले आया और dt वाले को उधर ले गया, ठीक है। तो अब यहां से 5 को मैंने कॉमन ले लिया भाई, 1/5, और ये क्या बन गया ln v + 1.962, ठीक है, ये आ गया। और वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है मेरी, इनिशियल 40 थी तो 40 से 0 तक जा रही है, जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगी वहां पे, और टाइम मेरा 0 से t लग रहा है। यहां से मैंने टाइम को कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हमने ये कैलकुलेट किया। बस कैलकुलेशन को आप मेरी चेक कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो आप देखें कि कितना कम समय लगा रीच करने में। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तब क्या होगा, लेकिन अभी एक चीज बची हुई है भाई। क्या चीज बची हुई है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये भी तो निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सुनिए, एक काम करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा दिमाग लगाओ, क्या मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करें यहां पे, कि मैक्सिमम हाइट मेरी क्या आएगी। तो हमारे पास dv/dt आ गया है, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, dv/dt की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है।
तो यहां से हम एक काम करते हैं, हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं टाइम के साथ, कि टाइम के साथ कैसे बन रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 है, इन सम जनरल टाइम t जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मेरी vt हो जाएगी। इस बार मैं 40 से 0 पे नहीं जा रहा, मैक्सिमम हाइट पे नहीं जा रहा, मैं कोई जनरल टाइम पे कोई बीच वाला कोई टाइम है t, मैक्सिमम हाइट वाला टाइम नहीं निकाल रहा हूं मैं, कोई बीच वाला कोई टाइम ले लिया t, उस टाइम पे कोई वेलोसिटी रही होगी उसकी vt, तो वो लिख लेता हूं और यहां से vt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। जरा देखते हैं vt की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये बनेगा -1/5, तो मेरा कॉमन आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ln के अंदर क्या आ जाएगा, ln v + 1.962, ठीक है भाई, और इसमें लिमिट पुट हो जाएगी भाई, लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी vt, एंड दिस विल बी इक्वल टू t टाइम। तो किसी भी टाइम t पे इस बार वेलोसिटी मेरी vt है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो क्या बनेगा दोस्तों, अपर लिमिट लगाओ पहले, ln vt + 1.962 माइनस लोअर लिमिट करोगे तो उस माइनस को मैं नीचे लिख देता हूं 41.962, मैंने डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी भाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू t। सही है भाई, एक बार देख लीजिए। तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो vt की वैल्यू मुझे यहां से कैलकुलेट करनी है, तो एक काम करता हूं मैं, vt + 1.962 डिवाइड बाई 41.962, दैट विल बी इक्वल टू, ये 5 इधर चला जाएगा, -5t बन जाएगा, और ln को अगर आप हटाओगे तो e⁻⁻5t आ जाएगा इधर, और ये 41 इधर चला जाएगा। तो vt की वैल्यू क्या बनेगी जरा बताइए, vt विल बी इक्वल टू 41.962 e⁻⁻5t, ये तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, -1.962, ये आ गया दोस्तों। ये मेरे पास vt का एक्सप्रेशन आ गया है। ये मुझे पता लगेगा कि मेरी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे बदलेगी, वो मुझे पता लगेगा। और आप चेक भी कर सकते हो, t = 0 पे इसकी वैल्यू 40 आनी चाहिए, 40 ही आ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कम होगी, और कौन से इंस्टेंट पे ये 0 होगी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा। वो इंस्टेंट कौन सा होगा, इसको 0 कर दो और उससे t की वैल्यू निकाल लो, वो t यहीं से यही वाला आएगा, आप चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ds/dt, ds/dt, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो कि जब इतने टाइम में, क्योंकि इतने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो इतने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है, जितना डिस्प्लेस हुआ वही तो मैक्सिमम हाइट होगी। तो अब इस dt को इधर ले आओ और इसको इंटीग्रेट कर लो। तो अगर मैं dt को लेके आऊंगा इधर तो बन जाएगा ds = 41.962 e⁻⁻5t - 1.962 dt। सही है जी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो इनिशियल पोजीशन मेरी 0 थी और मैक्सिमम हाइट मेरी h मान लो, तो 0 से h पे जा रहा है, जो डिस्प्लेस हो रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 थी और फिर h पे चला गया। ये कितने टाइम में, 0 से लेके 0.612 सेकेंड में। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो कि कितनी मैक्सिमम हाइट ये पहुंचेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि मैक्सिमम हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भाई, मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालोगे, टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट अचीव करने। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मैं आपके हिस्से छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, ये तो अपवर्ड मोशन था ना, अब डाउनवर्ड मोशन देखते हैं कि डाउनवर्ड मोशन कैसा होगा और सेम उतनी ही हाइट वापिस आने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले तो हाइट कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो h की वैल्यू जो आएगी दोस्तों, h विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो बाहर आ जाएगा मेरे पास 41.962 e⁻⁻5t डिवाइड बाय -5, ठीक है भाई। ये तो मेरा इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट पुट करनी है मुझे इसमें 0 से लेके 0.612 माइनस यहां पे हो जाएगा 1.962 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 0.612। तो यहां से मेरे पास h आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट अगर मैं निकालूं दोस्तों तो ये क्या बनेगा जरा देखिए, इसको मैं अलग कर लेता हूं भाई, ठीक है। तो 41.962 डिवाइड बाई -5, ये मेरा अलग हो गया। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालता हूं, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या डाल दो,
-5 इंटू 0.612, ये तो अपर लिमिट डाल दी मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है बाहर वाले की वो है 8, ये जो वैल्यू आई है ये आई है 8 माइनस जो ये 1.962 वाली है, इसको भी देख लेते हैं, 1.962 इंटू 0.612, इसकी जो वैल्यू है वो है 1.2, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 6.8 मीटर। इसका मतलब 6.8 मीटर तक ही जाएगा ये। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट भी पता चल गया आपको कि कितनी मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगी अगर एयर ड्रैग है तो। और अगर एयर ड्रैग ना होता तो ऑब्वियसली ये भी ज्यादा होती। फिर कैसे निकालोगे वो? अगर एयर ड्रैग ना होता तो S इज इक्वल टू क्या होता बताओ जरा, H लिख लो चलो इसको, या H0 लिख लो। अगर एयर ड्रैग ना होता तो UT 40 इंटू T, टाइम कितना लगेगा अगर एयर ड्रैग ना होता तो? मैक्सिमम हाइट रीच करने में 4.08 UT माइनस हाफ 80 स्क्वायर 9.81 इंटू T स्क्वायर, T की वैल्यू 4.08 का स्क्वायर। तो ये मेरी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी दोस्तों। और ये भी निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है, सो दैट अपने को आइडिया लग जाए और कंपैरिजन इजीली कर सके हम लोग। 4.08, ठीक है, माइनस 9.81 इंटू 4.08, ठीक है भाई। और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो है 81.55 मीटर। तो आप जरा देखिए कितना डिफरेंस आ गया एयर ड्रैग की वजह से। तो एयर ड्रैग जो है वो आपको इस लेवल तक जाने नहीं देगा, यहीं पे रोक देगा। अच्छा, ये तो अपवर्ड मोशन था भाई, ऐसे ही फिर डाउनवर्ड मोशन भी तो होगा इसका। तो डाउनवर्ड मोशन में इतनी ही हाइट, वापिस आने में कितना समय लगा, ऊपर जाने में इतना समय लगा, वापिस आने में कितना समय लगा, जरा देखते हैं अब डाउनवर्ड मोशन। तो मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है, एंड आई होप कि मेरी कैलकुलेशन सारी सही है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, क्योंकि मेरे पास ये अपना मेरा खुद का फ्रेम्ड क्वेश्चन है। ये मैंने ये वैल्यूज जो है ये मेरे पास, मतलब इसका आंसर नहीं है मेरे पास, तो मेरे सामने ही कैलकुलेट किया आपको अभी। और अब हम देखेंगे डाउनवर्ड मोशन को, डाउनवर्ड मोशन को। इसका मतलब बॉल जो है वो हमारी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है, और अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब उसका डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज करने जा रहे हैं कि वो नीचे आएगी तो सेम इतनी ही हाइट नीचे आने में क्या उतना ही टाइम लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा। अब मुझे अगेन इक्वेशन चाहिए और हमें पता करना है कि उतनी ही हाइट वापस उसी लेवल पे लैंड करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो इस बार सोचिए बॉल मेरी मैक्सिमम हाइट पे है, यहां पे है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और इसको मैं 0 टाइम ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, नई शुरुआत कर रहा हूं। यहां पे मेरी वेलोसिटी 0 है, टाइम मेरा 0 है, और यहां पे जो हाइट की वैल्यू है वो है 6.8 मीटर, 6.8 मीटर है। अब ये बॉल जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर नीचे की तरफ आ रही है तो इसके ऊपर किसी भी बीच वाले इंस्टेंट पे, अगर मैं यहां पे अगर देखूं वापस आते टाइम ये नीचे आ रही है, तो किसी भी टाइम t पे अगर मैं देखना चाहूं तो उस टाइम t पे इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, और जो एयर ड्रैग है वो ऊपर की तरफ लग रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि एयर ड्रैग हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, जिधर मोशन हो रहा होगा उसका उल्टा लगेगा। तो इसका मतलब एयर ड्रैग जो लग रहा होगा वो ऑपोजिट लग रहा होगा। तो एफ नेट जो बनेगा मेरे पास, वो एफ नेट क्या आएगा, जो नेट फोर्स बनेगा डाउनवर्ड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो बनेगा mg माइनस 5v, ठीक है, mg माइनस 5v। और ये डाउनवर्ड है, तो मैं इसको एरो यहां पे लगाने के बजाय बस अपने दिमाग में रख लेता हूं कि डाउनवर्ड है, ठीक है। m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 9.8 है, तो ये बन जाएगा 9.81 माइनस 5v, और ये बनेगा dv/dt। इस बार माइनस नहीं लगाएंगे दोस्तों आगे। क्यों नहीं लगाओगे माइनस, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और ये वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, सब डाउनवर्ड है। तो इसलिए पिछली बार क्या था, पिछली बार वेलोसिटी अपवर्ड थी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड थी, इसलिए एक्स्ट्रा माइनस आया था, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बिल्कुल सही लिखा आपने। तो 9.81 माइनस 5v जो है वो बनेगा dv/dt, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक काम करते हैं, अब यहां से अगर मैं dv को लिखूंगा तो dv अपॉन क्या लिख सकता हूं, 9.81 माइनस 5v इज इक्वल टू dt। आप ये लिख सकते हो भाई, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 0 से t टाइम को, जनरल टाइम t पे देख रहा हूं मैं, तो ये वेलोसिटी 0 से लेके कहां तक गई होगी, कुछ vt तक गई होगी। वेलोसिटी मेरी 0 से लेके vt तक गई होगी। तो चलिए जरा निकालते हैं इसको। पहले तो यहां से माइनस कॉमन लेते हैं और 5b कॉमन ले लेते हैं। तो -1/5 इंटीग्रेशन dv अपॉन यहां पे क्या बन जाएगा, v माइनस 1.962, एंड दिस विल बी इक्वल टू t। और इधर क्या है, इधर है 0 से vt, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, -1/5, और ये बन जाएगा ln
vt या v माइनस 1.962 ये बन जाएगा दोस्तों। और लिमिट जो है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट मेरे पास vt है और बराबर के इधर है t। तो अगर मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो ये बनेगा ln v माइनस 1.962 या vt माइनस 1.962। अपर लिमिट पे तो ये बन गया भाई, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस को नीचे लिख देता हूं भाई, ठीक है, माइनस 1.962 ये लोअर लिमिट पे आएगा, इज इक्वल टू इस माइनस 1/5 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस 5t। अब यहां से vt निकाल लो भाई, तो vt की वैल्यू क्या आएगी, vt विल बी इक्वल टू 1.962 माइनस 1.962 e टू द पावर माइनस 5t। तो आप देख सकते हो जो मेरी वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है दोस्तों, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, e टू द पावर माइनस 5t। आई होप आपको समझ आया कि वेलोसिटी मेरी कैसे चेंज होगी। टाइम के साथ वेलोसिटी जो है अब वो बढ़ रही है और वो इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके बाद ये वेलोसिटी जो होती है ये होती है ds/dt, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। हालांकि s जो है वो पोजीशन होती है तो चेंज इन पोजीशन निकल आएगा, dt को इधर ले आता हूं भाई। तो यहां से अगर मैं फर्दर लिखूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको क्यों ना मैं कहां पे लिखूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं भाई, इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, इसको रब कर देता हूं। अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से इस dt को इधर ले आता हूं और फिर से इंटीग्रेट कर देता हूं। तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल टू 1.962 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5t dt, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूं और इधर से भी इंटीग्रेट कर देता हूं। किसी टाइम t में अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर t तक कर दो और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहां से डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकलेगी। तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं और ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है भाई। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.962t माइनस 1.962 e टू द पावर माइनस 5t डिवाइड बाय माइनस 5। तो ये प्लस आ जाएगा यहां पे और 5, ठीक है। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस 1.962 डिवाइड बाय 5 और आ जाएगी, एक टर्म ये और आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ इस तरह से होगी और ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों ये। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डाउन जो आ रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। t इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो t इक्वल टू 0 पे इसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी, इसका मतलब यहीं पे रहेगी है, और जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती चली जाएगी। अब अगला सवाल ये है कि ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ये 6.8 कब होगी, कब ये नीचे 6.8 पे आएगा। तो यहां पे आप 6.81 रख दो और t की वैल्यू निकाल लो। तो देखो निकालना कितना मुश्किल है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। तो क्या करें इससे बचने के लिए, एक तरीका है, अगर मैं t की वैल्यू यही पुट कर दूं और इतने टाइम में देख लूं कि कितना डिस्प्लेस हुआ है ये, तो चलिए जरा चेक करते हैं। जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाया, अगर उतने ही टाइम में देखना चाहूं कि नीचे कितना आया है, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। जरा देखते हैं, इसमें t की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 1.962 इंटू 0.612, ठीक है, प्लस 1.962 डिवाइड बाई 5 e टू द पावर माइनस 5 इंटू 0.612, ओके, एंड माइनस 1.962 डिवाइड बाई 5। तो यहां से मेरे पास जो आ रहा है, इतने ही टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी है, वो है 0.83 मीटर। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे जनाब कि इतने टाइम में ये इस हाइट पे पहुंच गया, लेकिन वापस आते टाइम इतने ही टाइम में ये इतनी हाइट डाउन आया है। इसका मतलब वापस आने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको, 6.8 वापस आने में टाइम, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा लगेगा। तो इसलिए जब भी कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम उसको वापस उसी लेवल पे आने में लगता है। ऊपर जल्दी पहुंच जाएगी, अपवर्ड मोशन ज्यादा समय का होगा, सॉरी कम समय का होगा, डाउनवर्ड मोशन ज्यादा समय का होगा, काफी समय लगेगी वो नीचे आने में, क्योंकि नीचे आते टाइम वो जो एक्सेलरेशन है उसकी, वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आपकी कम है, कम एक्सेलरेट हो रही है, तो आराम से आएगी। लेकिन ऊपर जाते टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी और वो ऑपोजिट एक्सेलरेशन थी, तो उसको जल्दी रोक देगी, उसको जल्दी रोक देगी, ऊपर जाने नहीं देगी, क्योंकि सारी की सारी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड था उस टाइम जब ये अपवर्ड मोशन देख रहे थे। तो दोनों ही पार्ट जो है वो नीचे की तरफ उसको
धकेल रहे हैं। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ वो पहुंचा ही नहीं, वो जल्दी रुक गया, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ थी। लेकिन नीचे आते टाइम जो एक्सेलरेशन है वो कम है नीचे आते टाइम, इसलिए आराम से नीचे आएगा, वो ज्यादा समय लेगा नीचे आने में, ठीक है। तो एयर ड्रैग जो होता है वो ये काम करता है दोस्तों। अब आपको देखना होगा जो एयर ड्रैग है वो 5v ले रहे हो कि 5v² ले रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा किस तरह का एयर ड्रैग है। तो यहाँ पे तो हमने 5v लिया है, मतलब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल लिया है एयर ड्रैग, और जिधर मोशन होगा उसके ऑपोजिट लिया है एयर ड्रैग, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको ये एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हमने यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल किया है एंड लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है। न्यूटन सेकंड लॉ अपने को सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा कि अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी, और उसके बाद तो सारा लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। अगले एपिसोड में हम और नए नए क्वेश्चंस करेंगे और वापस न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।